हेलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति का। ऑलरेडी इसका एक पार्ट जो है वो पब्लिक हो चुका है, आप लोग देख लेना अगर अभी तक नहीं देखी है तो। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज सेकंड पार्ट इसका करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सभा, पंचकुल एवं पंचायती ग्रामीण व्यवस्था, ठीक है, इनका हमें विस्तार से इनके बारे में बताना है। तो सभा क्या हुआ करती थी, पंचकुल क्या था, और जो प्राचीन पंचायती जो ग्रामीण व्यवस्था थी, पंचायत किस तरह से काम करती थी, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इंट्रो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भारत जो है वो प्राचीन काल से ही एक लोकतांत्रिक परंपरा वाला देश रहा है। यहाँ की जो ग्रामीण व्यवस्थाएं थी और जितनी भी संस्थाएं हुआ करती थी वो सामाजिक हो गया, आर्थिक, ठीक है, एवं राजनीतिक, इनको जीवन को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को एक दिशा देती थी। इन संस्थाओं में जो प्रमुख थी ना वो सभा, पंचकुल और पंचायती ग्रामीण व्यवस्था हुआ करती थी। ये तीन इम्पोर्टेंट थी। ये सारी की सारी संस्थाएं ना जन सहभागिता, न्याय और प्रशासन का आधार होती थी। अब सबसे पहले हम सभा के बारे में बात करेंगे कि सभा क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले सभा के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सभा जो है वो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण क्या थी, संस्था थी, ठीक है। इसका काम था बुजुर्गों और जितने भी बुद्धिजीवी थे, ठीक है, बुजुर्ग हो गए और बुद्धिजीवी, उनकी समिति हुआ करती थी। ये मतलब बुजुर्ग हो गए और बुद्धिजीवी, इन सब से मिलकर एक सभा बनाई जाती थी, एक समिति बनती थी जिसको सभा कहते थे। ये संस्था जो है ये वैदिक काल से ही चली आ रही थी, ठीक है, वैदिक काल में भी थी ये सभा और समाज के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, ठीक है। इसकी विशेषताएं हम बता देते हैं, थोड़ी सी विशेषताएं भी लिखनी पड़ेगी हमें, सबकी विशेषताएं लिखेंगे, इसकी सबकी लिखेंगे एक एक करके। फर्स्ट विशेषता लिखेंगे, इसमें अनुभवी और प्रतिष्ठित विद्वानों को शामिल किया जाता था, ठीक है। इस सभा में समाज में जो भी अनुभवी लोग होते थे, प्रतिष्ठित होते, जो विद्वान पढ़े लिखे लोग होते थे, वो इसमें सभा के सदस्य हुआ करते थे। सेकंड है सर्वसम्मति से निर्णय। ये संस्था जो थी ये नीतियों, विवादों, जो नीतियाँ बनती थी और जो कुछ विवाद हो जाते थे समाज में और जो सामाजिक विषय होते थे उन पर चर्चा करने के बाद ही यहाँ पर निर्णय लिया जाता था, ठीक है। थर्ड है कार्यों की समीक्षा और नीति निर्धारण। राजा के जितने भी कार्यों की समीक्षा की जाती थी और वो समीक्षा करने के लिए जितनी भी नीतियाँ निर्धारण थी उसमें सभा की भूमिका होती थी। न्यायिक कार्य संस्था, ये सभा जो थी ये न्यायिक कार्य भी करती थी, जैसे अपराध अगर हो गया तो उस अपराध के लिए दंड देना, अगर ज़मीनी विवाद हो गए हैं तो उनको सुलझाना। ये चार इसकी मेन जो इनकी विशेषताएं हुआ करती थी। और सभा का उद्देश्य समाज को संगठित करना होता था, नैतिक मूल्यों की रक्षा करना और सामाजिक अनुशासन को बनाए रखना, जिससे कि समाज में एक शांति स्थापित हो सके। अभी सभा हो गया, अभी हम पंचकुल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंचकुल क्या हुआ करता था, पंचकुल जो है एक ऐसी संस्था थी जो पंचों का समूह होता था, पंचों का समूह। ये संस्था जो है ना एक पंचायत का ही एक प्रारंभिक रूप था। जैसे हमारे जब आज़ादी के बाद पंचायत सिस्टम जब लागू हुआ था हमारे देश में, तो प्राचीन काल में ये एक तरह से पंचायतों का समझ लो एक इनिशियल स्टेज हुआ करती थी। तो ये पंचों के समूह को ही पंचकुल कहा गया है और इसका उपयोग विशेष रूप से जो विवाद होते थे समाज में, विवादों को निपटाना और सामूहिक निर्णय लेने के लिए इसका काम होता था, ठीक है। इसकी भी हम विशेषताएँ लिख लेते हैं, विशेषताएँ बताएंगे इसकी भी, जैसे हमने सभा की विशेषताएं बताई थी, ठीक है। तो इसकी विशेषताओं में भी ना कुछ वही चीज़ें हैं जिस तरह से हमने सभा के बारे में बात की थी। जैसे पंचकुल में पंच परमेश्वर कहा जाता था, जो 5 प्रतिष्ठित लोगों का जो समूह होता था ना उसको पंच परमेश्वर बुलाया जाता था। ये संस्था जो होती थी ग्राम स्तर पर, ठीक है, ग्राम स्तर पर न्यायिक व्यवस्था को संचालित करती थी। फिर पंचकुल जो है वो निष्पक्ष निर्णय लेने में विश्वास रखते थे, ठीक है, जो पंच थे
पंचकुल जो एक समूह था, ये एक तरह से ना निष्पक्ष निर्णय लेते थे, मतलब इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता था और इनके निर्णय को ही अंतिम निर्णय माना जाता था कि जो इन्होंने एक राय बना ली, एक निर्णय ले लिया, वो उसी को अंतिम निर्णय माना जाता था। निर्णय जो होता था ना वो आम सहमति से लिए जाते थे और समाज के हर वर्ग पर लागू होते थे। ठीक है, पंचकुल का महत्व इस बात से भी समझ सकते हैं आप कि आज जो भारत के गांव में विवाद वगैरह निपटाने के लिए ना पंचों की भूमिका निभाई जाती है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गांव से संबंध रखते हैं, तो उनको पता होगा कि आज भी गांव में जो भी किसी भी तरह का कोई विवाद हो जाता है तो उसमें आज भी पंचों के मतलब पंचायत के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं, समाधान ढूंढा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पंचायती ग्रामीण व्यवस्था। पंचायती ग्रामीण व्यवस्था, अब इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली भारत की लोकतांत्रिक क्या थी? लोकतांत्रिक ग्रामीण शासन प्रणाली थी। ठीक है, और ये भारत में लोकतंत्र को एक तरह से मजबूती देने के लिए बनाई गई थी। ये प्रणाली जो है, आप अगर याद रह जाए तो लिख देना, संविधान के 73वें संशोधन कब हुआ था? 1992 में। इसके द्वारा औपचारिक रूप से इसको स्थापित कर दिया गया था। अब हम इसकी विशेषताएं लिखेंगे, विशेषताओं में आपको बतानी पड़ेगी, इम्पोर्टेंट है ये विशेषताएं ज़रूर बताना सबकी। एक तो ये 3 स्तरीय प्रणाली होती है। ठीक है, 3 स्तरीय प्रणाली होती है। पहला है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। दूसरा है पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति हो गया। फिर है जिला परिषद। ओके, अब इनको अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा होती है जो जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक जो हैं वो भाग ले सकते हैं, सदस्य होते हैं फिर दूसरा पॉइंट कि ग्राम सभा जो है पंचायत के कामकाज की निगरानी करती है और जो भी उनको सजेशंस होते हैं वो सजेशंस देती है। ग्राम पंचायत व्यवस्था विकास योजनाएं बनाती है, जैसे सड़क हो गया, सड़क, बिजली, पानी, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं। ठीक है, शिक्षा, एजुकेशन हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए योजनाएं बनाती है। पंचायतें जो होती है ना वो न्याय पंचायत के रूप में भी छोटे छोटे विवादों को सुलझाती है। जैसे पंचायत जो पंचायत में करते हैं ना, गांव में जैसे पंचायतें होती हैं, वो छोटे छोटे जितने भी विवाद हो जाते हैं समाज में उनको वो खुद ही अपने लेवल पर सुलझा लेते हैं। इसके बाद इसके महत्व की बात करेंगे हम कि इन चीज़ों का महत्व क्या है। ग्राम पंचायत इन सब की ये व्यवस्था ना ग्रामीण जीवन को एक तरह से ग्रामीण जनता को ना प्रशासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं ताकि वो प्रशासनिक व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी हो। और एक तरह से सेकंड ये हो जाता है कि जो शासन को जो विकेंद्रीकरण जो कर दिया जाता है, विकेंद्रीकरण करती है और निर्णय जो होते हैं ना उनको स्थानीय स्तर पर लागू करने में मदद करती है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जो जितने भी जो व्यवस्था जो ग्रामीण जनता है, ग्रामीण लोग हैं, अगर वो प्रशासन में उनकी जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी तो वो जब देश के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, कुछ नीतियां बनाई जाती हैं, तो यही जो ग्राम सभा के लोग जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, यही उन नीतियों को ज़मीनी स्तर पर लागू करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गांव से आए हुए वो लोग होते हैं, उनको पता है कि ग्रामीण लेवल की क्या समस्याएं होती है, तो जो नीतियां बनती है गांव के लिए उनको लागू करवाने में इन लोगों का अहम योगदान होता है। इसके साथ साथ ये सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, और दलित आदिवासी जो लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम अपना निष्कर्ष लिख लेंगे कि निष्कर्ष में आपको बताना है कि जो सभा है, जो ग्राम पंचायत है और पंचायत जो शासन व्यवस्था है, ये भारत की सामाजिक संरचना जो होती है ना, हमारी जो देश की जो एक संरचना है, सामाजिक संरचना, समाज किस तरह से चलता है और लोकतांत्रिक मूल्य, इन सब के प्रतीक होते हैं सब। जहाँ सभा और जो पंचकुल है भारत की परंपरागत संस्थाएं रही हैं, उसके साथ साथ जो पंचायतें हैं
वो हमारी जो आधुनिक भारत की देन है। इतना सा हम निष्कर्ष में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनु और कौटिल्य के बारे में। मनु एवं कौटिल्य का जो राजनीतिक चिंतन था उसके बारे में बताना है। मतलब दोनों का जो राजनीतिक चिंतन था वो राजनीति के बारे में क्या उनकी समझ थी, क्या सोच थी, उसके बारे में बताना है। बेसिकली दोनों का जो राजनीतिक विचार था ना उसमें हमें उनका अलग अलग अपना मत बताना है। एक बेसिकली ये बात बतानी है कि मनु एवं कौटिल्य जो थे वो भारतीय जो राजनीतिक विचारधारा है उसमें राजनीतिक चिंतन के दो प्रमुख स्तंभ रहे हैं। ठीक है, दोनों ने अपने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके माध्यम से प्राचीन भारतीय जो राज्य हो गए, शासन व्यवस्था, ठीक है, राज्य और शासन व्यवस्था, ठीक है, धर्म, राजनीति, इन सारे पहलुओं पर विस्तार से लिखा है। मनु ने क्या लिखा था? मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये दोनों ही भारतीय राजनीति के दो अलग अलग दृष्टिकोणों को बताते हैं। फिर भी इनमें कुछ समानता रही है जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक एक करके दोनों को ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मनु को। ठीक है, मनु का जो राजनीतिक चिंतन है उसके बारे में बात करेंगे हम। इनका जो चिंतन का आधार था वो मनुस्मृति था। ये आप सबको पता है, मनुस्मृति के आधार पर। तो हम अगर बात करें तो केंद्रीय विचार जो था वो धर्म आधारित राज्य व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट इनका जो सेंट्रल जो इनका आइडिया था वो था धर्म आधारित राज्य व्यवस्था। ठीक है, धर्म के आधार पर जो राज्य की व्यवस्था थी वो मनु के अनुसार जो है वो धर्म पर आधारित होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ मनु ने एक धार्मिक और नैतिक जो राज्य की एक परिकल्पना भी की थी। उनके अनुसार जो राज्य का मुख्य उद्देश्य था वो था धर्म की रक्षा करना, ठीक है, न्याय देना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, इसकी भी विशेषताएं लिखेंगे हम इन सब की, दोनों के बारे में, कौटिल्य की और मनुस्मृति दोनों के बारे में हम, नहीं कौटिल्य और मनु दोनों की जो चिंतन है उसकी विशेषताएं भी हम साथ साथ बताते हुए चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट आएगा इसमें राजा का महत्व। मनु ने बताया है कि जो शासन व्यवस्था थी उन दिनों प्राचीन भारत में उसमें राजा का बहुत महत्व था। तो मनु ने राजा को जो है वो ईश्वर का समतुल्य माना है या ईश्वर का प्रतिनिधि माना है और राजा का काम होता था धर्म की रक्षा करना। ठीक है, ये दो काम इन्होंने राजा के लिए बताए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति का मेल, ऐसे लिख लेते हैं। इसमें बताएंगे कि मनु ने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं माना है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बताए इन्होंने। और उन्होंने ये भी माना कि राज्य का आधार जो है वो धर्म नहीं होना चाहिए, ये भी बोल दिया साथ साथ। ठीक है, यदि राजा अधर्मी होगा, मनु क्या कहते हैं कि अगर राजा धर्म को नहीं मानेगा और अधर्मी होगा तो समाज में क्या होगा? अराजकता फैलेगी, है ना, यही होगा ना। थर्ड पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। प्राचीन टाइम में तो वर्ण व्यवस्था बहुत अपने चरम सीमा पर थी, आप लोगों को पता ही है। मनु का राजनीतिक चिंतन जो है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। समाज को 4 भागों में उन्होंने बांटा हुआ है। ठीक है, वो आप सबको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राज्य व्यवस्था में जो क्षत्रिय हैं उनको प्रमुख स्थान दिया गया है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है दंड नीति। दंड नीति का भी प्रावधान था। दंड नीति में मनु ने क्या बताया है कि जो समाज में अनुशासन को बनाए रखने के लिए जो है वो ये ज़रूरी है। उन्होंने इसको इम्पोर्टेंट माना है कि अगर दंड नहीं होगा तो फिर लोग जो है वो कैजुअल हो जाएंगे और समाज में एक तरह से ना अराजकता फैल जाएगी। जब किसी को कानून व्यवस्था का कोई डर ही नहीं होगा तो फिर सब अपनी मर्जी करेंगे, यही होगा ना। फिफ्थ पॉइंट है राजा के कर्तव्य। राजा की क्या कर्तव्य होने चाहिए? धर्म का पालन करना, ठीक है, न्याय प्रदान करना, सामाजिक समरसता बनाए रखना, यही तो होते हैं राजा के काम है, और प्रजा की रक्षा करना, बस। ठीक है, ये हो गया हमारा मनु के बारे में बात हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन।
चलो इस पर बात करते हैं। चलिए एक एक को कर लेते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले जो है राज्य की अवधारणा, जो कौटिल्य ने अपने राजनीतिक चिंतन के बारे में जो बात करनी है, तो सबसे पहले हमें राज्य की अवधारणा अकॉर्डिंग टू कौटिल्य क्या थी। कौटिल्य के अनुसार राज्य जो है 6 अंगों में, 6 अंग कौन कौन से होते थे? स्वामी, अमात्य, जनपद, ठीक है, दुर्ग, कोश और दंड। ये 6 जो थे, 6 अंग थे, इनसे मिलकर बनता है राज्य, ये कौटिल्य का मानना था। फिर राजा की भूमिका, राजा को शक्तिशाली, बुद्धिमान, नैतिक और योग्य होना चाहिए। इसके साथ साथ उसे जो धन होता है ना, धन, अर्थ और शक्ति और कूटनीति का सही प्रयोग करना आना चाहिए। ये राजा के बारे में बताया उन्होंने। दंड नीति और कूटनीति, कौटिल्य ने दंड और कूटनीति को शासन के 2 मुख्य स्तंभ माना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो ऊपर इन्होंने माना था मनु ने, वैसे ही ये भी दंड नीति और कूटनीति का समर्थन करते हैं। इसके बाद है अर्थ, शक्ति का महत्व, मतलब अर्थ क्या होता है? धन। कौटिल्य ने राज्य के लिए आर्थिक संसाधन जितने भी होते हैं ना, जितने भी आर्थिक संसाधन होते हैं उनको और सेना को सबसे इम्पोर्टेंट माना है। राजा को समुद्र और सशक्त राज्य की स्थापना करनी चाहिए, ये भी इनका मानना है। फिर गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था का मतलब होता है कि जो स्पाई वगैरह होते हैं, जो जासूस रखना, तो कौटिल्य ने एक विस्तृत गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया है। उनके अनुसार राज्य में एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें यह है कि ये व्यवस्था जो है राज्य की सुरक्षा और जो आंतरिक जितने भी झगड़े कह सकते हैं या षड्यंत्र हो सकते हैं उनको रोकने और राज्यों की जानकारी के लिए, मतलब एक तरह से जासूसी हो गया ना, कि अलग अलग राज्यों की और अपने राज्य की जो जासूसी करके राजा को सारी चीज़ें बताएं, ताकि जो आंतरिक षड्यंत्र हो रहे होते हैं ना किसी भी तरह के, उनको पता चल सके और उन पर उनको रोकने के लिए स्टेप उठाए जा सके। उसके साथ साथ राज्य की सुरक्षा भी निर्भर होती है इन चीज़ों पर। मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत जो था वो कौटिल्य का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक जो गहन चिंतन था। मंडल सिद्धांत में उन्होंने मंडल सिद्धांत के तहत ही ये बताया था कि पड़ोसी राज्य जो है ना वो शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ये कौटिल्य ने कहा है अपने अर्थशास्त्र में। फिर इसके बाद हम लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में बताएंगे आप कि मनु और कौटिल्य जो है दोनों का ही राजनीतिक चिंतन भारतीय परंपरा में एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। जहाँ पर मनु ने एक धार्मिक और नैतिक राज्य की कल्पना की है मनु ने, ठीक है, वहीं पर कौटिल्य ने एक शक्तिशाली, मतलब एक पावरफुल, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक जिसको बोलते हैं, और रणनीतिक राज्य का खाका तैयार किया है। दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग सोचना है। दोनों का चिंतन जो है वो आज भी जो पॉलिटिक्स है, प्रशासन है और नीति निर्माण में मार्गदर्शक साबित होता है। बस इतना सा निष्कर्ष कर देना। फटाफट से क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राज्य के प्रकार पर प्रकाश डालिए। ठीक है, चलिए प्रकाश डाल देते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम इसी से शुरू करेंगे, ठीक है, कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में शांति, सुरक्षा, ठीक है, और व्यवस्था ये बनाए रखने के लिए एक सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है। यही जो संगठन है वो राज्य कहलाता है। राज्य के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो संस्था है ना, ये न केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखती है बल्कि नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। ठीक है, अब इसके अर्थ की बात कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? राज्य जो है एक राजनीतिक संगठन है जिसका ना अपना एक निश्चित भूभाग होता है। क्या होता है? निश्चित भूभाग। एक अपनी जनसंख्या होती है, स्थायी जनसंख्या, ठीक है, और एक सक्षम सरकार होती है जो एक सार्वभौमिक सत्ता होती है। ये जो संस्था है ना, राज्य, ये समाज को नियमों के अधीन रहना सिखाती है और नागरिकों को सुरक्षा और न्याय के अधिकार प्रदान करती है।
ठीक है। इसी श्रृंखला में अगर हम राज्य की, ये तो अर्थ हो गया, राज्य का अर्थ हो गया। अब परिभाषा भी होती है, परिभाषा भी बता देते हैं इसमें कि राज्य जो है, जो गवर्नर है, गवर्नर के अनुसार राज्य वो संस्था है जो किसी निश्चित भूभाग में रहने वाली स्थायी जनसंख्या पर सर्वोच्च सत्ता रखती है। ये गवर्नर का थॉट है। याद रहता है तो लिख देना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। इसके बाद हम जो राज्य के आवश्यक जो तत्व हैं उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? सबसे पहले जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या जो होती है वो राज्य के लिए स्थायी जनसंख्या का होना ज़रूरी होता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया, टेरिटरी। राज्य की एक निश्चित सीमित भूमि होती है जिसमें उसका शासन चलता है। सरकार, थर्ड पॉइंट हम सरकार लिखेंगे। शासन को संचालित करने वाली संस्था क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के रूप में काम करती है सरकार, ठीक है। फोर्थ पॉइंट सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता क्या होता है? सवर्जिनिटी, राज्य की सर्वोच्च सत्ता जो कानून बना सकती हो और लागू भी कर सकती हो, यही जो होती है सत्ता, ये आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में होती है सार्वभौमिकता, ठीक है। अब राज्य का स्वरूप की भी तो बात करनी पड़ेगी ना। एक पॉइंट हमारा ये भी बनेगा, राज्य का स्वरूप कैसा होता है, ठीक है। राज्य का स्वरूप जो है वो ये दर्शाता है कि राज्य कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, उसका शासन कैसा होता है और नागरिकों के साथ उसका कैसा संबंध है, ठीक है। ये दर्शाता है। राज्य के स्वरूप को ना हम मेनली तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक तो हम लिखेंगे सैद्धांतिक। पहले हम सैद्धांतिक स्वरूप की बात करें। ये जो बताता है कि राज्य का निर्माण किस विचारधारा पर हुआ है, ठीक है। ये विचारधारा बताता है राज्य का निर्माण, किसी भी राज्य का निर्माण जो है वो किस विचारधारा पर हुआ है। जैसे लोकतांत्रिक राज्य हो गया, समाजवादी राज्य हो गया या फिर पूंजीवादी राज्य, ठीक है। ये सैद्धांतिक विचारधारा हो गया। फिर व्यवहारिक स्वरूप, इसका जो व्यवहारिक स्वरूप है उसके बारे में बात करेंगे हम कि वो व्यवहारिक स्वरूप ये बताता है कि राज्य वास्तविक जीवन में कैसे कार्य करता है, वास्तविक जीवन में, ठीक है। जैसे एक लोकतांत्रिक राज्य जो होता है ना, वो व्यवहार में कितना लोकतांत्रिक है और उसका व्यवहारिक स्वरूप कैसा दिखता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई ना, तो ये इसके स्वरूप की बात होगी। अब राज्य के प्रकार कितने होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा राज्य के प्रकार। तो राज्य के प्रकार की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो इसमें पहला जो हमारा पॉइंट बनेगा वो है शासन पद्धति के आधार पर राज्य। इसमें दो तरह के होते हैं, राजतंत्र होता है और एक गणतंत्र होता है, ठीक है। राजतंत्र क्या होता है? इसमें राज्य का प्रमुख जो है वो राजा या फिर रानी होता है, ठीक है। और जो सत्ता होती है वो वंशानुगत होती है। बट गणराज्य में क्या होता है कि जो इसमें राष्ट्र प्रमुख जो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। इसमें कोई वंशानुगत ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ पर है भारत में और लिख देती हूँ भारत और USA में, ठीक है। ये हो गया। सेकंड है सत्ता के विकेंद्रीकरण। सत्ता के विकेंद्रीकरण के आधार पर कैसे लिखेंगे हम कि एकात्मक होता है और दूसरा होता है संघीय। एकात्मक का मतलब होता है कि इसमें सत्ता का ना केंद्रीकरण होता है, केंद्र सरकार ही सर्वोच्च होती है यहाँ पर। जैसे कि आप फ्रांस का एग्जांपल दे देना, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ठीक है। और जो संघीय राज्य होता है, संघीय राज्य क्या होता है? इसमें सत्ता जो है वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में विभाजित होती है, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया और US में। थर्ड पॉइंट है सार्वभौमिकता के आधार पर। अब सार्वभौमिकता का मतलब क्या हुआ इसमें कि सार्वभौमिकता होती है, सार्वभौमिकता के आधार पर दो टाइप में बांटा गया इसको, स्वतंत्र में और आश्रित में। स्वतंत्र राज्य होते हैं जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और किसी अन्य राज्य पर, किसी दूसरे राज्य पर या दूसरी राज्य सरकार पर जो है निर्भर नहीं होती, जैसे हमारे भारत में होता है। इसके बाद होता है आश्रित राज्य। आश्रित राज्य डिपेंडेंट होते हैं, वो जो अन्य राज्यों पर डिपेंड होते हैं रक्षा करने के लिए, रक्षा से संबंधित जितने भी काम होते हैं, विदेश सेवा के लिए, ठीक है। और जितने भी आंतरिक मामले होते हैं उन पर वो दूसरे राज्यों पर डिपेंड होते हैं।
जैसे जब हमारा उपनिवेश काल में जब हम लोग थे, जब भारत में उपनिवेशवादी टाइम था, या फिर जब भारत ब्रिटिश टाइम में था, उस टाइम ऐसा ही होता था। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर। राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, लोकतांत्रिक, तानाशाही और समाजवादी। लोकतांत्रिक राज्य क्या होता है? जहाँ जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार हो, जैसे भारत में होता है। तानाशाही, जहाँ सत्ता जो होती है ना, वो एक व्यक्ति या फिर एक दल, ठीक है, इसके हाथों में केंद्रित होती है, जैसे साउथ कोरिया। ठीक है ना। फिर है समाजवादी। समाजवादी राज्य क्या होता है? सोशलिस्ट स्टेट्स, जिसमें समाज की समानता और संसाधनों को सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था होती है, जैसे चीन, चाइना में है। ठीक है। तो ये इसके 3 पार्ट हो गए। इसके बाद आप लिख देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप बताएंगे कि राज्य एक संगठित संस्था है जो समाज को शांति, सद्भावना, सुरक्षा और न्याय प्रदान करती है। इसके अलग अलग रूप और प्रकार होते हैं। इसके कार्य करने के ढंग, सत्ता की संरचना और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं। आधुनिक युग में लोकतांत्रिक और जो संघीय राज्यों की भूमिका होती है ना, वो काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि ये नागरिकों को अधिक भागीदारी और अधिकार प्रदान करते हैं। राज्य का जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो जन कल्याण, न्याय और शांति सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, और इसी के साथ हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर कर देना। टेक केयर।